जय हिंद, गुड आफ्टरनून आप सभी को, सभी आगामी फौजियों को जय हिंद। तो चलिए आज का क्लास शुरू करेंगे। अग्निवीर आर्मी परीक्षा का जो है देखो अभी हमारा 0 से हीरो बैच चल रहा है। रोज दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है और आज जो हमारी देखो ये 7वीं क्लास होगी। पिछला 6 क्लास करवाया जा चुका है, तो अगर पिछला 6 क्लास को मिस किए हो तो सब कोई प्लेलिस्ट जाकर पुराना सारा क्लास को अटेंड जरूर कर लोगे। टॉप 40 जीके जीएस क्वेश्चन जो है हम लोग अभी देखेंगे। टॉप 40 जीके जीएस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। 16 अक्टूबर और 13 नवंबर आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट आप सभी के लिए रहेगा। जो आर्मी परीक्षा होने वाली है उसके ऊपर यह जो है आपका क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर देंगे आज के क्लास की। याद रखिएगा रोज दोपहर 1 बजे आपका अग्निवीर जीके जीएस लाइव टेस्ट आ रही है, तो इन सभी क्लासेस को आप सब जरूर अटेंड करिए। सभी शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक ताकि ये क्लास सभी तक जरूर पहुंच जाए। जिन्होंने भी लाइक बटन प्रेस नहीं किया वो सभी लाइक कर लेंगे और जो भी नए हो क्लास में वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सब कोई सही सही बताने की कोशिश करिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर सब कोई सही देने की कोशिश करिएगा। दिया हुआ है कि दूध की शुद्धता का मापन करता है। मेजर द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फैदोमीटर या लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना और बताना, कोई भी गलती नहीं करेगा। बिल्कुल सही सभी को करनी और बतानी है। तो दूध की शुद्धता का जो मापन है यह देखो लैक्टोमीटर के द्वारा होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी लैक्टोमीटर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है कि मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? Which part of the human body is called blood reserve bank? क्या होगा? तिल्ली प्लीहा को, अग्नाशय को, पित्ताशय को या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। मानव शरीर के किस अंग को जो है रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि रक्त आरक्षण बैंक के रूप में जाना जाता है? तो वह अंग है देखो आपका तिल्ली प्लीहा, जो स्प्लीन है, इसको रक्त आरक्षण बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है आपको देखो कि भारी जल है हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है? जो भारी जल है, जो हैवी वाटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O, H2O2, D2O या फिर CH2O? क्या होगा आंसर? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबकी बताएंगे। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं किसका सही आ रहा है। सभी लोग सही करिएगा और बताइएगा भारी जल का केमिकल फॉर्मूला। चलो बिल्कुल सही करोगे। क्या आंसर कर रहे हो? बिल्कुल सही सभी को करनी है और बतानी है यहाँ पे। तो भारी जल का केमिकल फॉर्मूला क्या आंसर आ रहा है? D2O आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है सबका। D2O, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। D2O यह जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, यहीं पर देखो आपका H2O दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है जल का रासायनिक सूत्र है, याद रखना। D2O हो गया भारी जल का और H2O हो गया जल का। ठीक है, यहीं पर देखो H2O2 दिया हुआ है। यह भी इस साल ही पूछा हुआ सवाल है। पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे जो सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर देखो आपकी ये हो गई या हाइड्रोजन की हो जाएगी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूत्र ये नहीं, ठीक है, ये नहीं होती है, याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो NaOH होता है, सबको याद रखेंगे। ठीक है, NaOH होता है, ये नहीं होगा, ध्यान रखेंगे सबको, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस साल पूछा गया था, याद रखना है सूत्र NaOH होता है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? What is a small celestial body revolving around a planet called? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ये जो है यहाँ पे आपको बताना है। ग्रह बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, सौर तारा बोलते हैं या फिर डी में है, इनमें से कोई नहीं। किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये जो है देखो आपके उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी उपग्रह, यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहां पर मिला हुआ है कि श्यानता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? पॉइज, पास्कल, पॉइजूली या फिर डी में है नन ऑफ दी? जिस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता का यूनिट क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही सभी को करना है और बताना है। तो श्यानता की जो इकाई है ये देखो क्या होता है? पॉइज होता है। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए पॉइज हो जाएगा। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखिए दिया हुआ है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, इफ अ रेजिस्टिव वायर इज लेंथेन्ड देन इट्स रेजिस्टेंस, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा?
अब देखो आज जो है आपका टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जीएस का आज 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है जीके का 20 क्वेश्चन करेंगे। नहीं तो आप सबको डाउट हो रहा होगा कि आज पहले ही जीएस कैसे हो गया, साइंस का सवाल आज पहले कैसे है। तो कारण ये कि आज पहले हम लोग साइंस का ही 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है जीके का 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उसके बाद जो उसका प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पे आपको मिला हुआ है कि फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फोटोन? प्रकाश का है, गुरुत्वाकर्षण का है, विद्युत का है या फिर चुंबकत्व का है? जो फोटोन है ये किसका मूलभूत मात्रा है? जो फोटोन है ये किसकी यूनिट है, किसका जो है ये क्वांटिटी है फंडामेंटल? तो ये देखो क्वांटिटी है प्रकाश की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फोटोन किसका क्वांटिटी है? तो फोटोन जो है प्रकाश के रूप में जाना जाता है। फोटोन जो है लाइट का एक यूनिट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि लेजर बीम का प्रयोग किसमें होता है। व्हाट इज अ लेजर बीम यूज्ड फॉर? कैंसर चिकित्सा, हृदय चिकित्सा, आंख की चिकित्सा या फिर गुर्दे की चिकित्सा? जो लेजर बीम है इसका प्रयोग किसमें करते हैं? जो लेजर बीम है इसका प्रयोग किसमें करा जाता है? क्या आंसर कर रहे हो? चलो देखते हैं आपका आंसर। बताना है यहाँ पे कि जो लेजर बीम है उसका प्रयोग किसका इलाज में करते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो कुछ का गलत भी है, कुछ का सही भी है, पर याद रखेंगे जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन सी, आंख की चिकित्सा, ठीक है। जो लेजर बीम है इसका प्रयोग होता है आंख का इलाज करने में। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो आपका कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका एसआई यूनिट होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ल्यूमेन देखो एसआई यूनिट है आपका फ्लेम फ्लक्स का, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, याद रखेंगे बी फ्लेम फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखो यहां पर मिला हुआ है। यह सवाल है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस। दाब का, पौधे में वृद्धि का, उष्मीय विकिरण का या फिर वायु की गति की? जो बोलोमीटर है ये किसकी मापन की युक्ति है? जो बोलोमीटर है ये किसका मेजरिंग डिवाइस है? ये जो है किसका मेजरिंग यूनिट होता है? तो जो बोलोमीटर है इसके द्वारा देखो मापन करते हैं उष्मीय विकिरण का, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी उष्मीय विकिरण, याद रखेंगे सब कोई। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, जिनका भी सी करना है बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लिक रिएक्टर विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे या फिर एनरिको फर्मी? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है कौन है? निम्न में से किसके द्वारा जो है नाभिकीय रिएक्टर की खोज की गई? चलो क्या आंसर कर रहे हो? देखते हैं आप सबका आंसर, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे अपना अपना आंसर। क्या आंसर आ रहा है? तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। एनरिको फर्मी जो है ये राइट आंसर है, सभी को याद रखनी है। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी एनरिको फर्मी जो है यह बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हो गया सबका। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो मिला हुआ है। यह सवाल है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड एंड एस? लिटमस पत्र का, कोबाल्ट पत्र का, अमोनिया पत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? चलो सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही सभी लोग करेंगे और बताएंगे। चलिए पहले आप सब आंसर करना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी का जो आंसर है बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सही सब कोई करेंगे अपना अपना आंसर और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा आंसर। आंसर क्या कर रहे हो? आंसर कर रहे हो लिटमस पत्र का। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा लिटमस पत्र जो है सही आंसर है, ठीक है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए जो है लिटमस पेपर प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीयूष ग्रंथि से, पित्ताशय से, आंत से या फिर पेनक्रियाज से? जो इंसुलिन है ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो इंसुलिन है ये किससे बनता है? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, बिल्कुल सही करोगे, बताओगे, मिस्टेक नहीं करना। इंसुलिन किसके द्वारा बनता है? इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो यह देखो होता है पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेनक्रियाज, ठीक है। डी हो गया आंसर। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी में 2018 से लेकर 2021 तक का पेपर देख लो, कंटिन्यू ये वाला सवाल आया ही आया है। दिया हुआ है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी?
वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक। चलो क्या करोगे आंसर, देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही करना और बताना, सभी का आंसर सही आना चाहिए, कोई भी मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर कर रहे हो। तो राइट आंसर हो जाएगा देखो आपका एनीमिया, रक्तहीनता। ठीक है, जो एनीमिया है, जो रक्तहीनता है, ये होता है आपका लोहे की कमी की वजह से। इसको ऐसे भी इंडियन आर्मी पूछती है कि एनीमिया शरीर में किसकी कमी की वजह से होता है, तो याद रखिएगा लोहे की कमी की वजह से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर पाउली। निम्न में से किसके द्वारा जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया, निम्न में से वह कौन है जिसने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं आपका आंसर। बिल्कुल सही करना और सबको बताना, गलती नहीं करोगे। क्या आंसर आ रहा है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है यह हाइजेनबर्ग होता है। ठीक है, जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कॉपर। क्या होगा, रक्त जमने में जो है किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, रक्त का जमने में कौन सा तत्व जो है मुख्य भूमिका निभाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो रक्त के जमने में जो तत्व मुख्य भूमिका निभाता है वो है कैल्शियम। ठीक है, बिल्कुल सही, कैल्शियम वालों का सही होगा, याद रखिएगा। कैल्शियम जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पर, सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या क्लोरीन। क्या होगा आंसर, निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि ओजोन परत को नष्ट करता है, निम्न में से ओजोन परत को नष्ट करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वह पदार्थ जिसके द्वारा ओजोन परत नष्ट होता है वह पदार्थ है देखो यहां पर आपका क्लोरीन। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी, डी वालों का सही है, डी जिनका भी आया है सही किया। ठीक है, क्लोरीन राइट आंसर होगा, ध्यान में रखोगे ओजोन परत जो है ये नष्ट होता है क्लोरीन की वजह से। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो मिला हुआ है यहाँ ग्रह लिखा हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलिप्स ऑफ द सन, बुध, शुक्र, मंग, चंद्रमा या नेपच्यून। क्या होगा, निम्न में से वह क्या है जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है। चलो बिल्कुल सही करना और बताना, बिल्कुल सही सबका आंसर आना चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है, तो राइट आंसर होगा देखो आपका चंद्रमा। बिल्कुल सही आंसर है सबका, बिल्कुल सही बताए हो, जो चंद्रमा है ये सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी का उपग्रह है। चलो अगला सवाल मिला हुआ है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल या फिर जोसेफ जैक्यूट। अब कल मैंने देखो ये वाला आप सबसे सवाल किया था जिसमें से ज्यादातर का तो सही था, मैंने पोल लगवाया था आप सबसे, आपने टेस्ट लगाया था तो उसमें आप सबने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया था ज्यादातर का तो सही था पर बहुत किसी का गलत भी गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आज फिर से लेके आ गया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। पिछला 5 साल का आर्मी का पेपर उठा के देख लो, ये वाला सवाल जरूर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करना सही बनाने की, गलती मत कीजिए ऐसे ऐसे सवाल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, अब फिर से ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसी से भी। ठीक है, याद रखोगे चार्ल्स बेबेज होता है। कल का जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें काफी का गलत गया था, पर याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पर और जीसीएस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन जीके का रहेगा। 20वां नंबर सवाल है आपका कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, What is called the kitchen of the cell? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कौन कहलाता है, बहुत सारे बच्चों से इसमें मिस्टेक होता है, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर करना है। कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, यह जो आपसे पूछा गया है, तो कोशिका का रसोई घर देखो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। ठीक है, जीएस का 20 क्वेश्चन हो गया, अब यहां से आपका जीके का 20 क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही करना और सबको बताना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बाय हुम इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष। क्या होगा आंसर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर देंगे। सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिए, उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी इस बार अग्निवीर आर्मी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं,
जो भी इस बार अग्निवीर आर्मी परीक्षा को देने वाले हैं उन सभी तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए। और यदि आप सब अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। यकीन मानो जो भी क्लास हो रही है इससे अलग आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर कर रहे हो राज्यपाल को, बिल्कुल सही आंसर है। लगभग का आंसर सही गया है, सी राज्यपाल बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट इन हुज हैंड्स द रूल ऑफ द स्टेट रिमेन्स। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? क्या होगा राइट आंसर? राज्य में जब आपातकाल लगता है तो उसके बाद जो राज्य का शासन है यह किसके हाथ में रहता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो राज्य में जब आपातकाल लगती है तो इसके बाद जो राज्य का शासन है यह देखो होता है राष्ट्रपति के हाथ में। क्या हो गया आंसर? तो ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करने वालों का आंसर सही है। एक ये हो तो बिल्कुल सही आंसर किए हो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ए वालों का। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। ज्यादातर का सही आंसर आया है, लगभग का सही है 95% का। अगला सवाल है देखो कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हुज फेमस बुक इज एशियन ड्रामा? B.S. मिन्हास, जेम किन्स, गुन्नार मिडल या फिर डेविड रिकार्डो? क्या होगा आंसर? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हैं? चलिए देखते हैं आप सबका आंसर। बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा है। क्या आंसर आ रहा है? तो देखो राइट आंसर होगा गुन्नार मिडल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको इंडियन आर्मी का पेपर में पिछले सालों में देखने को मिला है। राइट आंसर गुन्नार मिडल होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही करना और बताना। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, कब गठन हुआ था? 1948 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1951 में? भारत में जो योजना आयोग का गठन है यह कब किया गया? भारत में जो योजना आयोग है इसका गठन कब हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो योजना आयोग है यह देखो गठित हुआ है मार्च 1950 में। यह जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, भारत में जो योजना आयोग है यह मार्च 1950 में गठित हुआ था, ठीक है। अब पूछा जाता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? ठीक है, योजना आयोग को बदल दिया गया है, किस नाम से बदला गया है? तो योजना आयोग का जो नया नाम है वो है देखो नीति आयोग, सबको याद रखेंगे। योजना आयोग का जो नया नाम है वो नीति आयोग है, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे ये हुआ है 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं देखो प्रधानमंत्री। इन सब चीजों को सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? तो नीति आयोग है। मिस मत करना, ये सारा का सारा इंडियन आर्मी में आ रखा है, हर एक चीज जो नोट करवाया हूं सबका पूछा हुआ है, तो नोट करते चलोगे सब कोई। चलो अगला सवाल मिला हुआ है यहां पर कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वी गिरी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है? अब कल मैंने आप सबको नोट करवाया, अब देखो अभी जो है आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, मैंने आप सबको अभी जो है नोट करवाया था कि भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे। अब आप सबको यहां पे करना और बताना है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ए हो गया। अब ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये आप सबको पता है लगभग मैंने नोट करवा दिया है। चलो अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना किसके कार्यकाल में हुए? ड्यूरिंग व्हिच सेंसस फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? मैंने कुछ दिन पहले ये वाला सवाल करवाया था, अब आज सबका टेस्ट है तो करना और सबको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? क्या आंसर कर रहे हो? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही करना है और बताना है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो आंसर आ रहा है लॉर्ड मेयो। जी हाँ, याद रखिएगा लॉर्ड मेयो वालों का आंसर बिल्कुल सही है। सी जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? इन विच क्रॉप द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सीन? मक्का में, दलहन में, तिलहन में या सोयाबीन में?
हरित क्रांति का जो सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम है यह किस फसल में देखने को मिला? हरित क्रांति का जो सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम है ये किस फसल पर पड़ा था? तो यह देखो हुआ था दलहन पे। ठीक है, याद रखिएगा, दलहन पर जो है सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम, सबसे खराब परिणाम हरित क्रांति का देखने को मिला था। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं। द लाइसेंस टू ओपन न्यू ब्रांचेज ऑफ अ बैंक इज गिवन बाय वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ, आरबीआई या फिर राज्य स्तरीय बैंकर समिति। बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस कौन देता है? बैंकों को नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा मिलता है? तो यह देखो मिलता है आरबीआई के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी आरबीआई। आरबीआई वालों का आंसर सही होगा, सी कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपका, और चलिए सबको करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार पूछा गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयंबटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं आंसर क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही करना और सबको बताना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं ये यहां पे करना है, बिल्कुल सही सबको करेंगे। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर देखो कहते हैं कोयंबटूर को। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो एक कोयंबटूर हो गया। उसी के साथ साथ देखो आपसे यहां पर पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? चलिए बताइएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? क्या होता है? तो नोट कर लोगे सब कोई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सीधे पूछ दे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, पूरा का पूरा भारत का जो है मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो पूरा का पूरा भारत का जो मैनचेस्टर है यह याद रखिएगा, यह कहा जाता है देखो अहमदाबाद को। ठीक है, पूरा का पूरा भारत का मैनचेस्टर पूछेगा अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कोयंबटूर। बिल्कुल याद रखना है, गड़बड़ मत करना, गलती मत करना। ठीक है, चलो अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1865, 1867, 1885 या 1887? कुछ दिन पहले ही मैंने ये वाला सवाल बनवाया है, अब देखते हैं कौन कौन बना पाते हो। अगर क्लास अटेंड कर रहे हो और अगर उन सवालों को याद कर रहे हो तो सभी को मुझे लगता है सही बताओगे, सभी लोग सही करोगे। चलो देखते हैं किसका सही आता है, गलती मत करिएगा, बिल्कुल सही सबको बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर करना है सबका, बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या आंसर कर रहे हो? 1885, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह हुई है 1885 में। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहां पे मिला हुआ है, यह सवाल है कि निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बाय द पीपुल? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? निम्न में से वह कौन सा है जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वो है देखो लोकसभा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन है वो लोकसभा होता है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स या फिर जॉन मार्शल? क्या होगा आंसर? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन कहलाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए क्या आंसर कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है यह देखो चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पे आपको मिला हुआ है, यह सवाल है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पे या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश पे मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? निम्न में से किसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है, ऐसे भी इसको पूछते हैं। तो मौलिक अधिकार को देखो लागू करने का जो अधिकार है ये उपयुक्त दोनों पे है। ठीक है, मौलिक अधिकार को जो है दोनों लागू कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पर, यह सवाल है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? वेयर इज रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान? क्या होगा? रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है यह कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह देखो आपका स्थित है राजस्थान में। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए अब 35 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका, इसके बाद बस 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे टोडा जनजाति कहां पाई जाती है। वेयर इज द टोडा ट्राइब फाउंड? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्मी का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सब कुछ जल्दी से लाइक कर देना, सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो जो टोडा जनजाति है यह देखो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। सवाल दिया हुआ है देखो कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? By what other name is मिल्खा सिंह known? The flying Sikh, the running Sikh, जैम ऑफ द सिख या फिर द रनिंग किंग। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जानते हैं? मिल्खा सिंह जी को और किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो मिल्खा सिंह हैं इनको क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं आपका आंसर, पहले आप सब करोगे फिर मैं बताने जा रहा हूं। चलो देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है। मिल्खा सिंह जी को और किस नाम से जानते हैं ये आपको यहाँ पे करना है और बताना है। तो जो मिल्खा सिंह है इनको देखो द फ्लाइंग सिख बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा आंसर बताए हो, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए? वेयर वॉज द एशियन गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में, मनीला में, टोक्यो में या जकार्ता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी ने बहुत बार पूछा है और मुझे जहां तक लग रहा है सबको सही करने की कोशिश करना। ठीक है, सबको सही करोगे, मुझे जहां तक उम्मीद है सभी लोग को सही आंसर करनी है। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्मी का 2018 से पेपर उठा के देख लो 2020 तक लगातार 3 साल सवाल किया इंडियन आर्मी ने। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में हुआ है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अच्छा, देश का नाम हमेशा पूछता है तो ये तो आप सब जान रहे हो कि नई दिल्ली मतलब कि भारत में ही हो गया, मैंने लिख दिया पर ऐसे आप सबको पता होगा। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of GST? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स टैक्स, ग्रैंड सेल्स टैक्स या फिर जनरल सेल्स टैक्स। देखो मैंने हमेशा बोला है कि इंडियन आर्मी फुल फॉर्म वाला सवाल लगातार पूछ रही है और मैं रोज कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोपहर 1 बजे वाले क्लास में जरूर क्लियर करवाऊं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारा क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि ये 7वीं क्लास आपकी चल रही है जीरो टू हीरो बैच की, जीके जीएस की। तो अगर पीछे का 6 क्लास मिस कर दियो तो जाओ प्लेलिस्ट देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है, आर्मी अग्निवीर जीके जीएस जीरो टू हीरो बैच करके प्लेलिस्ट बन गया है, जाके देख लेना। सब क्लास फ्री में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा का पूरा पढ़ जरूर लेना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए यह जो है सही आंसर होगा। चलिए अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 39 नंबर सवाल है। इसके बाद एक और सवाल रहेगा आपका, आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या शेर शाह सूरी? क्या कर रहे हो आंसर? आईने अकबरी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को जो है मैं आपके लिए आज का होमवर्क कर रहा हूं। ठीक है, अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है यहां पर, यह देखो आपको दिया गया है। सवाल है आपका कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड इज द नॉर्मन बोरलॉग प्राइज अवॉर्डेड? कृषि के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या फिर खेलकूद के क्षेत्र में? जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह जो है किस क्षेत्र में मिलता है? जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है यह किस फील्ड में दिया जाता है? चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। बिल्कुल सही कीजिएगा, अंतिम सवाल है, सभी को सही करना है। सभी लोग जाते जाते क्लास को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप्स में। सभी लोग लाइक बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। और सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से सबको जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको जुड़ सकते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह देखो आपका संबंधित है कृषि के क्षेत्र से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। इसी के साथ देखो आपका आज का 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करवा दिया गया है। सबको जरूर बताना 40 में से कितने सवाल को सही किए हो। अगर जाते जाते सभी को बाय। अब आपसे मुलाकात होगी सीधे आज शाम 6:30 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई मॉडल टेस्ट पेपर क्लास। कल शाम 6:30 बजे क्लास नहीं आई थी, कुछ कारण था इस वजह से, पर आज आएगी। सभी को क्लास जरूर अटेंड करनी है शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। असली का दिन बहुत ही अच्छा बीते। मिलते हैं सीधे शाम 6:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।